देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 11 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सबसे पहले हम बात करेंगे बोरेक्स के बारे में। देखिए बच्चों, बोरेक्स का सूत्र देखिए, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, ये होता है हमारे बोरेक्स का सूत्र, यानी इसका फॉर्मूला, और ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, यह बोरोन का महत्वपूर्ण यौगिक है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखिए बच्चों, बोरोन का बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है बोरेक्स, साथ ही साथ ये कैसा होता है, श्वेत क्रिस्टलीय होता है। आगे देखिए, इसमें B4O5 और OH के बाहर यहाँ पे नीचे है 4 और इस पूरे पे आवेश है 2-, संकुल पे आवेश क्या है, 2-। तो इसमें देखिए ये चतुष्केंद्रीय इकाइयां होती है, यानी इसमें इस प्रकार की क्या होती है, चतुष्केंद्रीय इकाइयां होती है। और इसका उपयुक्त सूत्र देखिए, इसका उपयुक्त सूत्र क्या होता है, Na2, इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट है B4O5, छोटे ब्रैकेट में OH, इधर 4, ये ब्रैकेट बंद, .8H2O, यानी ये इसका क्या होता है, ये इसका उपयुक्त सूत्र होता है। और देखिए बच्चों, ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। चलें आगे, चलिए। यह जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। अब देखिए बच्चों, जब इसे जल में घोला जाता है, यानी जो हमारा बोरेक्स है उसे जल में घोला जाता है तो क्षारीय विलयन बनता है। तो देख लीजिए अभिक्रिया किस तरीके से क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, Na2B4O7 + 7H2O, यानी जल में इसको घोला, ये बन गया 2NaOH, क्षारीय विलयन बन गया। साथ में ऑर्थोबोरिक अम्ल यानी 4H2BO3। ठीक है बच्चों, वापस देख लीजिए भाई, Na2B4O7 बोरेक्स है, 7 जल के अणु है, आपस में अभिक्रिया हो रही है, 2 अणु बनते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और 4 अणु बनते हैं H2BO3 के, जिसे ऑर्थोबोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, गरम करने पर बोरेक्स में से जल का अणु निकल जाता है तथा यह फूल जाता है। पुनः गर्म करने पर पारदर्शी द्रव बनाता है जो कांच के समान ठोस होता है। इसे बोरेक्स मनका कहते हैं। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। होता क्या है, जब बोरेक्स को गर्म किया जाता है तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है, ठीक है, और यह फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसको दोबारा गर्म करने पर, यानी जब ये फूल जाता है, इसे अगर और गर्म करते हैं तो एक पारदर्शी द्रव बनाता है जो कि क्या होता है, कांच के समान ठोस होता है। इसे कहते हैं बोरेक्स मनका। क्या बोलते हैं, बोरेक्स मनका। आगे देखिए बच्चों, अभिक्रिया देखिए किस तरीके से बोरेक्स मनका बनता है। देखिए समझे बच्चों अभिक्रिया। देखिए यह है Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स है। बोरेक्स को गर्म किया, हमें प्राप्त हुआ Na2B4O7, यानी सोडियम मेटाबोरेट हमें प्राप्त हुआ। ये जल के अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए। इसको और गर्म किया, सोडियम मेटाबोरेट को फिर गर्म किया तो ये बन गया 2NaBO2, साथ में B2O3, यानी बोरिक एनहाइड्रेट का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का एक विशिष्ट रंग होता है। देखिए बच्चों, जो ये सोडियम मेटाबोरेट बनता है तो ये कहा जाता है कि विभिन्न संक्रमण तत्वों के जो मेटाबोरेट होते हैं उनका एक विशिष्ट रंग होता है, और इस आधार पर इन तत्वों की पहचान बोरेक्स मनका परीक्षण द्वारा की जाती है। और देखिए इसका उदाहरण देखिए, जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड COO है ना, ये कोबाल्ट ऑक्साइड है, के साथ बुनसन बर्नर पर गर्म करते हैं तो नीले रंग का मनका बनता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है, ये प्रयोगशाला में किया जाता है। और इस मनका परीक्षण से क्या होता है, विभिन्न संक्रमण तत्वों की पहचान की जाती है, क्योंकि विभिन्न संक्रमण तत्वों के जो मेटाबोरेट होते हैं उनका एक विशिष्ट क्या होता है, रंग होता है। क्लियर है, आई बात समझ में आपको। आगे देखिए, अब दूसरा देखिए ऑर्थोबोरिक अम्ल। देखिए बच्चों, अब हम ऑर्थोबोरिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। तो देखिए ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि ये ऑर्थोबोरिक अम्ल क्या होता है, ये भी श्वेत क्रिस्टलीय होता है लेकिन साबुन की तरह चिकना होता है, यानी साबुनी स्पर्श होता है इसका।
आगे देखिए, यह जल में अल्प विलय परंतु गर्म जल में पूर्ण विलय होता है। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। तो देखिए इसे कैसे बनाया जा सकता है, बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके। तो देखिए अभिक्रिया समझिए इसकी। देखिए बच्चों, ये Na2B4O7 बोरेक्स है, इसकी अभिक्रिया 2HCl प्लस 5H2O के साथ हो रही है। कहने का मतलब है कि बोरेक्स के जलीय विलयन को हम अम्लीकृत कर रहे हैं। क्या बन गया, 2NaCl बन गया, और देखिए 4 अणु हमारे ऑर्थो बोरिक अम्ल के बन गए। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B ब्रैकेट में OH और 3 यानी BOH3 का ट्राइस, इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं हम। आगे देखिए, देखिए बच्चों ये इसकी संरचना होती है। देखिए बच्चों, हमारे ऑर्थोबोरिक अम्ल की ये क्या होती है, संरचना होती है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसकी एक परतीय संरचना होती है। और ध्यान से देखेंगे, देखिए बी, ये बी है, बोरोन है, इससे O, ठीक है, बी से 3 O जुड़े हुए हैं। इन ऑक्सीजन से देखिए ये H हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद ये दोबारा ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से इसकी क्या होती है, इसकी संरचना होती है। ये इसकी क्या है, ऑर्थोबोरिक अम्ल की ये संरचना है जो कि परतीय संरचना होती है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए बच्चों इसकी परतीय संरचना होती है, इसमें BO3 इकाइयां हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि यहाँ पे होता क्या है जी, ये BO3 देखिए B और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी जो BO3 इकाइयां होती है। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये हो गई एक BO3 इकाई। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई दूसरी BO3 इकाई। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो BO3 इकाइयाँ होती है वो आपस में देखिए हाइड्रोजन बंध, देखिए इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है। यानी BO3 जो इकाइयाँ होती है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध है। कहने का मतलब है BO3 इकाइयाँ हाइड्रोजन बंध के द्वारा इसमें जुड़ी रहती है। तो देखिए इसकी परतीय संरचना होती है, और जो BO3 इकाइयाँ होती है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है। यह हाइड्रोक्सिल आयनों से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए किस तरीके से व्यवहार करता है ये, लुईस अम्ल की भांति, यानी ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयनों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों ये हमारा ऑर्थोबोरिक अम्ल है, BOH का ट्राइस प्लस 2HOH। ठीक है, क्या होगा, जो OH माइनस है यानी हाइड्रोक्सिल आयन है उससे एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा और ये ऋणात्मक संकुल बन जाएगा। देखिए क्या बना, संकुल B ब्रैकेट में OH4 और इस पे आवेश है माइनस और साथ में H3O प्लस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर ऑर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल HbO2 बनाता है, और अधिक गर्म करने पर, देखिए जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड यानी B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा ऑर्थोबोरिक अम्ल है H3BO3 जो ऑर्थोबोरिक अम्ल है उसे गर्म करने पर क्या बना, HbO2 यानी मेटाबोरिक अम्ल बना, और इस मेटाबोरिक अम्ल को अगर और गर्म करेंगे ये बन गया बोरिक ऑक्साइड B2O3। ठीक है, आगे अब देखिए तीसरा यौगिक है डाईबोरेन B2H6। देखिए बच्चों अब हम डाईबोरेन के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह बोरोन का सरलतम हाइड्राइड है। देखिए इसके बनाने की विधि देखिए, इसे डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में बोरोन ट्राईफ्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करके बनाया जाता है। तो देखिए इसे अभिक्रिया से समझिए किस तरीके से डाईबोरेन को बनाया जाता है। देखिए बच्चों ये हो गए BF3 हो गया, इसके 4 अणु हैं, इसकी अभिक्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं, 3 अणु भाग ले रहे हैं इसके। ठीक है, ये बन गया डाईबोरेन 2B2H6 प्लस 3LiF प्लस 3AlF3। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ कि जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है इसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई जा रही है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डाईबोरेन। ठीक है बच्चों, आगे
प्रयोगशाला में डाइबोरेन बनाने हेतु सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीकरण आयोडीन के साथ किया जाता है। अब देखिए, अगर हम प्रयोगशाला में डाइबोरेन को बनाना चाहते हैं तो क्या किया जाता है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है यानी जो NaBH4 है, इसका ऑक्सीकरण किया जाता है आयोडीन के द्वारा। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए 2NaBH4, इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ हो रही है, यानी इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं आयोडीन के द्वारा। देखिए क्या बना, B2H6 डाइबोरेन बन गया, साथ में 2NaI और प्लस H2। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, औद्योगिक रूप से डाइबोरेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड तथा सोडियम हाइड्राइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम औद्योगिक रूप से बात करें तो औद्योगिक रूप से जो डाइबोरेन है उसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 और सोडियम हाइड्राइड यानी NaH, इन दोनों की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए 2 अणु तो BF3 यानी ये हो गया हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं 6 अणु NaH सोडियम हाइड्राइड के, और यह अभिक्रिया कब होती है, 450 केल्विन ताप पर अभिक्रिया संपन्न होती है। ये बन गया B2H6, ठीक है, डाइबोरेन बन गया, साथ में 6 अणु बन गए NaF के, सोडियम फ्लोराइड के। ठीक है बच्चों, आया समझ में यहाँ तक का? आगे देखिए, अब इसके गुण देखिए। देखिए डाइबोरेन अत्यंत जहरीली गंधहीन गैस होती है, इसका क्वथनांक 180 केल्विन है, वायु के संपर्क में यह जल उठती है। देखिए बच्चों समझिए, भाई वायु के संपर्क में आने पर डाइबोरेन क्या होती है, जल उठती है। देखिए अभिक्रिया B2H6, और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी 3O2 के साथ अभिक्रिया करेगी, ये बन गया B2O3, ठीक है, ऑक्साइड बन गया, साथ में 3H2O। और देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें, डेल CH नोट की हम लोग बात करें तो उसका मान माइनस में होता है 1976 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये ऋणात्मक मान होता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, अब देखिए बोरेन जल के साथ तेजी से जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल देते हैं। देखिए बच्चों, जो बोरेन है वो जल के साथ जल अपघटित हो जाते हैं और क्या देते हैं, बोरिक अम्ल। देखिए समझिए अभिक्रिया को, किस तरीके से बोरिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए B2H6 प्लस 6H2O, और ये बन गया 2B और OH का होल ट्राइस प्लस 6H2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या बनता है, बोरिक अम्ल बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, आगे देखिए, डाइबोरेन लुईस क्षारों के साथ विदलन अभिक्रिया द्वारा बोरेन योग्य उत्पाद देते हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पर कि जो डाइबोरेन होते हैं वो लुईस क्षार के साथ, देखिए लुईस क्षार के साथ क्या करते हैं, विदलन अभिक्रिया के द्वारा बोरेन योग्य उत्पाद देते हैं। तो देखिए यहाँ पे B2H6 है, इसकी अभिक्रिया 2NMe3 के साथ हो रही है। ठीक है, ये लुईस क्षार है, ये क्या बन गया, 2BH3.NMe3, यानी ये एक योग्य उत्पाद बन गया। और देखिए जो समझिए, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये NMe3 है ये क्या है। देखिए बच्चों, जो NMe3 जो ये है, ये क्या है, ये हमारा ट्राईमेथिलएमीन है। देखिए जो ट्राईमेथिलएमीन है, जिसमें इसके पास क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या ऐसे भी बता सकते हैं हम। देखिए इसे 3 मैथिल समूह, नाइट्रोजन से 3 मैथिल समूह जुड़े होते हैं और एक इस पे क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो ये NMe3, ठीक है, ये यौगिक है जिसे हम बोल सकते हैं ट्राईमेथिल एमीन, ये तृतीयक एमीन है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक यौगिक उत्पाद बन गया। इसी तरीके से देखिए B2H6 जब CO के साथ अभिक्रिया करेगा, 2CO के साथ, लीजिए भाई यहाँ पे भी यौगिक उत्पाद बन गया, क्योंकि ये CO भी कैसे व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह। ठीक है, तो ये बन गया 2BH3.CO, यानी ये क्या बन गया, यहाँ पे एक यौगिक उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यह अमोनिया के साथ क्रिया कर B2H6.2NH3 बनाता है, जिसे BH2NH3 का होल ट्वाइस, और इस पूरे पे आवेश है प्लस। ठीक है, इस पे संकुल आयन पे प्लस आवेश है, और ये BH4 माइनस, ठीक है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके जो ये यौगिक उत्पाद बनाता है, इसे इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे देखिए,
और जो ये योग उत्पाद है, देखिए बच्चों जो ये उत्पाद बना है इसको अधिक गर्म करने पर B3N3H6 बनता है। इसे क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन। देखिए बच्चों समझे यहाँ पे कि जो B3N3H6 होता है इसे क्या कहा जाता है? अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें BH एवं NH समूह वलय संरचना में जुड़े रहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि जो हम B3N3H6 की बात कर रहे हैं, देखिए B3N3H6 है, इसे अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है जिसमें BH एवं NH समूह वलय संरचना में जुड़े रहते हैं। तो देखिए एक बार इसकी संरचना देख लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे बोरोन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ बोरोन और ये फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो 1 2 3 3 तो बोरोन हो गए, 1 2 3 नाइट्रोजन हो गए और इन सब से जुड़ी हुई रहती है हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये हमारे अकार्बनिक बेंजीन की क्या हो गई? संरचना। आई समझ में? आगे देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पे 3B2H6। अब देखिए जो हमारा बोरेन है इसकी अभिक्रिया देख लीजिए अमोनिया के साथ में, B2H6 + 6NH3। ठीक है, ये एक क्या बन गया? एक संकुल बन गया। ये संकुल बन गया। इस संकुल को जब गर्म किया तो ये अकार्बनिक बेंजीन यानी 2B3N3H6 + 12H2 बन गए। ठीक है बच्चों, वापस देख लीजिए अभिक्रिया को। भाई B2H6 जो हमारा बोरेन है, डाई बोरेन है जो B2H6, इसके 3 अणु हैं जो अमोनिया के 6 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ये संकुल बनेगा। देखिए 3 और ब्रैकेट में क्या है? BH2, ये NH3 का होल ट्वाइस और इस पे तो आवेश है प्लस और BH4 पे आवेश है माइनस। ठीक है बच्चों, देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए समझिए यहाँ पर। और फिर क्या होता है, इसे अगर और गर्म किया जाता है और हीट दी जाती है, ये चेंज हो जाता है 2B3N3H6 + 12H2 में, और इसे ही कहा जाता है अकार्बनिक बेंजीन, जिसके मैंने आपको यहाँ पे संरचना समझा दी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए डाई बोरेन की संरचना। अब देखिए हम डाई बोरेन की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरोन परमाणु एक ही तल में होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम B2H6 यानी जो हमारे डाई बोरेन है उसकी संरचना की बात करें तो इसमें जो सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और जो 2 बोरेन होते हैं वो तो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस तल के ऊपर तथा नीचे 2 सेतुबंध हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और देखिए बच्चों, तल के ऊपर और तल के नीचे की ओर क्या होता है? 2 सेतुबंध हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सिरे वाले 4 BH यानी बोरोन हाइड्रोजन बंध सामान्य द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन यानी जिसे 2C2E। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर, जो सिरे वाले 4 BH बंध होते हैं वो सामान्यतः द्विकेंद्रीय, देखिए द्विकेंद्रीय और द्वि इलेक्ट्रॉन यानी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। देखिए बच्चों, द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं 2C2E। इसका मतलब है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि 2 सेतुबंध, देखिए जबकि जो 2 सेतुबंध है, हमने पढ़ा ना भाई, जो 2 हाइड्रोजन है वो सेतु के रूप में ऊपर नीचे होती है। तो देखिए समझिए यहाँ पर 2 सेतुबंध BHB बंध भिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें त्रिकेंद्रीय, देखिए अब इन्हें क्या कहा जाएगा? त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। और इसे केला बंध यानी बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है बच्चों? बनाना बॉन्ड। और देखिए बच्चों, ये नाम आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, देखिए बच्चों ये संरचना देखिए, जो हमारा डाई बोरेन है B2H6 ये उसकी संरचना है। और ध्यान से अगर आप इस संरचना को देखेंगे, इस संरचना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोनों बोरेन और जो ये चारों हाइड्रोजन है ये एक ही तल में होते हैं। देखिए समझिए बच्चों संरचना को कि दोनों तो बोरेन और ये जो 4 हाइड्रोजन है, सिरे वाले 4 हाइड्रोजन है, ये एक ही तल में होते हैं। और देखिए ये दोनों हाइड्रोजन सेतु के रूप में ऊपर और नीचे यानी तल के ऊपर और तल के नीचे सेतु के रूप में होते हैं, और इन्हें ही कहा जाता है बनाना बॉन्ड। देखिए केला बंध, इसे हम केला बंध भी बोल सकते हैं या बनाना बॉन्ड भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए तल के ऊपर तल के नीचे। और देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल की बात करें कि इनमें कितना एंगल होता है, बंध कोण कितना होता है, तो देखिए इस HBH, ठीक है, इनके बीच में बंध होता है 120 डिग्री का। और इसी तरीके से इस
बी और इस एच की बात करें, इनके बीच में बंध होता है 97 डिग्री का। देखिए बच्चों, इस संरचना को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हमारी डाई बोरेन की संरचना है, इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें देखिए, ये जो दोनों बोरेन हैं, इससे ये चार तो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, सिरे के हाइड्रोजन है। और देखिए, ये जो बीच में हाइड्रोजन है, जो सेतु वाले हाइड्रोजन है, ये वो ऊपर और नीचे, देखिए समझिए बच्चों, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, एक केला बंध या बनाना बॉन्डिंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझिए, ये जो 1 2 3 4 जो ये सिरे के 4 हाइड्रोजन है, यानी कहने का मतलब है ये BH बॉन्ड, ये BH बॉन्ड, ये BH बॉन्ड और ये BH बॉन्ड, ये तो कैसे होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन बनाना बॉन्ड्स की हम लोग बात करें, यानी ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी तल के ऊपर और तल के नीचे जो ये बनाना बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इनकी हम लोग बात करें तो ये बंद कैसे होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब है ये त्रिकेंद्रकीय 2 इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं, या त्रिकेंद्रकीय द्वि इलेक्ट्रॉन वाले बंद होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों, ये हमारे डाई बोरेन की क्या हो गई, संरचना हो गई, ये आपको आनी चाहिए। और देखिए बच्चों, परीक्षा में कभी कभी ये संरचना पूछ भी ली जाती है। ठीक है, आगे देखिए, B2H6 में दोनों बोरोन परमाणुओं पर sp3 संकरण होने की वजह से प्रत्येक बोरोन के पास 4 sp3 संकृत कक्षक उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर कि अगर B2H6 की बात की जाए तो इसमें जो दोनों बोरोन परमाणु है उनमें sp3 संकरण होता है, जिसके कारण बोरोन के पास 4 sp3 संकृत कक्षक उपस्थित होते हैं। इन चारों sp3 संकृत कक्षकों में से एक संकृत कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। भाई जो दोनों बोरेन है, भाई हम दोनों बोरेन की बात करें तो दोनों बोरोन में ही sp3 संकरण होता है, और प्रत्येक बोरोन में 4 sp3 संकृत कक्षकों में से क्या होता है, एक संकृत कक्षक रिक्त होता है, जो कि बनाना बॉन्डिंग में भाग लेता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में यहाँ तक की। चले आगे, चलिए अब देखिए चौथा, देखिए बोरोहाइड्राइड। तो देखिए बच्चों, अब हम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बोरोन हाइड्राइडोबोरेट की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें चतुष्फलकीय BH4- यानी जो संकुल ऋणायन है प्रमुख है। ठीक है, लिथियम तथा सोडियम के टेट्राहाइड्राइडोबोरेट को बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें धातु हाइड्राइड की डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में डाई बोरेन से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो बोरोहाइड्राइड है उन्हें कैसे बनाते हैं, धातु हाइड्राइड। समझे यहाँ पर, देखिए बच्चों, ये धातु हाइड्राइड है, तो धातु हाइड्राइड की डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में B2H6 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और इस तरीके से बोरोहाइड्राइड बनते हैं। देखिए 2M+, और ये क्या है, BH4, और इस पे क्या है, माइनस। और यहाँ पे जो M की बात की जाए तो M यहाँ पर या तो लिथियम धातु होगी अथवा सोडियम धातु। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए बच्चों, LiAlH4 इसे कहा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे कहा जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो इन दोनों का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो बात हो गई बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम तथा इनके यौगिकों के उपयोग। तो देखिए बच्चों, अब हम बोरोन, एल्यूमिनियम तथा इनके यौगिकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बोरोन तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। बोरोन 10 समस्थानिक का उपयोग न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में नाभिकीय उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, धात्विक बोराइडों का उपयोग परिरक्षण कवच तथा नियंत्रक छड़ों के रूप में नाभिकीय उद्योगों में किया जाता है। बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल का उपयोग उच्च ताप सह कांच जैसे पायरेक्स, ग्लास वूल तथा फाइबर ग्लास बनाने में होता है। ठीक है बच्चों, बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टाका लगाने के लिए गालक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए,
बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग मंद प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने बात की कि बोरोन के जो यौगिक है उनके क्या उपयोग है। अब देखिए एल्यूमिनियम के, देखिए एल्यूमिनियम का उपयोग मिश्र धातु, बर्तन निर्माण, पैकिंग, हवाई जहाज तथा यातायात उद्योगों में होता है। तो देखिए बच्चों, ये एल्यूमिनियम के क्या हो गए, उपयोग हो गए। और देखिए बच्चों, जो एल्यूमिनियम होती है वो विषैली धातु होती है, ठीक है, तो इसका उपयोग हमें कम से कम ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये आपको। तो इसी के साथ वर्ग 13 के जो तत्व है वो समाप्त हो गए हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वर्ग 14 के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।